गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आगे की क्लासेस शुरू करते हैं आपकी। कल हम लोगों ने 7वें प्रश्न का यहाँ तक ये आपका क जो था अंक ये समाप्त हो चुका था। अब इसके आगे के जो 2 बचे हैं उनके भावार्थ को लिखवाती हूँ और उसके आगे जो प्रश्न हैं उन्हें हल करवाती हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि आगे की लाइन है, इम्हा कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। तो यहाँ पे जब परशुराम उन्हें डराते रहते हैं तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि यहाँ पे कोई क्या है, किसी पेड़ का छोटा सा बच्चा नहीं है या फिर किसी पेड़ के फल का छोटा सा बच्चा नहीं है जो उंगली दिखाने मात्र से ही डर जाएगा। चलिए आप इसका भावार्थ डाल के लिखिएगा। पहले प्रसंग डालिएगा, जैसे पहले इसका बताए थे वैसे इसका भी आप प्रसंग डालिएगा। पहले तो प्रसंग में लिखिएगा। संदर्भ आपको पता ही कैसे लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रामचरितमानस के बाल कांड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि शिरोमणि तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में आप लिखिएगा कि उपर्युक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रति उत्तर दिया गया है। ये आपका क्या हो गया, प्रसंग हो गया। अब आप इसका भावार्थ मतलब व्याख्या नहीं, आप भावार्थ डाल के लिखेंगे। भाव यह है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता और अभिमान का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई कुंभड़ बतिया नहीं हैं जो किसी की भी तर्जनी देखकर मुरझा जाएं। मैंने फरसे और धनुष बाण को अच्छी तरह से देख लिया है, इसलिए ये सब आपसे अभिमान सहित कह रहा हूँ। अर्थात हम कोमल पुष्पों की भांति नहीं हैं, जो जरा से छूने मात्र से मुरझा जाती हैं। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसीलिए हमें नादान बालक समझने का प्रयास न करें। अब आपकी अगली पंक्ति है ये कि गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरियरि सूझ, अयमय खाड़ न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। तो वही संदर्भ आपका रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रामचरितमानस के बाल कांड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि शिरोमणि तुलसीदास जी हैं। फिर
इसके संदर्भ में इसके प्रसंग में आप लिखेंगे कि उपर्युक्त पंक्तियों में परशुराम जी द्वारा बोले गए वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन परशुराम जी की बुद्धि और समझ पर तरस खाते हैं। अब भाव डाल के लिखिएगा। भाव यह है कि विश्वामित्र अपने हृदय में मुस्कुराते हुए परशुराम की बुद्धि पर तरस खाते हुए मन ही मन कहते हैं कि गधिपुत्र अर्थात परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, तभी तो वह दशरथ पुत्रों को साधारण क्षत्रिय बालकों की तरह ही ले रहे हैं, जिन्हें ये गन्ने की खाड़ समझ रहे हैं, वे तो लोहे से बनी तलवार की भांति हैं। अर्थात वे भगवान विष्णु के रूप राम व लक्ष्मण को साधारण मानव बालकों की भांति ले रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं। वे ये नहीं जानते हैं कि जिन्हें गन्ने की खाड़ की तरह कमजोर समझ रहे हैं, पल भर में वे इनको अपने फरसे से काट डालेंगे। यह नहीं जानते कि ये लोहे से बनी तलवार की भांति हैं। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के वश में है। यहाँ आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम आगे के क्वेश्चन पे आते हैं, 8वें क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। क्या है? पाठ के आधार पर तुलसी की भाषा सौंदर्य पर आपको 10 पंक्तियाँ लिखनी हैं। तो चलिए इसकी 10 पंक्ति आपको मैं लिखवा दे रही हूँ।
पहला आप डाल के लिखिएगा, तुलसी द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से ली गई हैं। इसमें अवधी भाषा का शुद्ध रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। तुलसी ने इसमें दोहा, छंद, चौपाई का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी रही। तुलसीदास जी ने अलंकारों के सटीक प्रयोग में से इसकी भाषा को और भी सुंदर व संगीतात्मक बना दिया है। इनकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नौवें क्वेश्चन है आपका, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। मतलब कौन कौन से ऐसे आए हुए हैं पंक्तियाँ कि जिसको पढ़ के लगा कि हाँ इसमें व्यंग, मतलब कि इसमें परशुराम जी को ताना मारा जा रहा है। तो चलिए आप लिखिए इसका आंसर। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के इस काव्यांशों में तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी के माध्यम से स्थान स्थान पर व्यंग का अनूठा प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए लिखिएगा, पहला, बहु धनुहि तोरी लरकाई कबहु न असी
रीस किन्हीं गोसाई, ये लाइन आपके बुक में है, आप उसको देख के लिख लीजिएगा। इसका हिंदी लिखिए। लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष को तोड़ने का व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बालपन में ऐसे अनेकों धनुष तोड़े हैं, पर तब हम पर कभी क्रोध नहीं किया गया। दूसरा पॉइंट डाल के लिखिएगा। गाधोसी नु कह, जैसे कि जो आपका ये पॉइंट है ना, इसको आप लिख लीजिएगा इसके दूसरे पॉइंट में। इसका अर्थ लिखिए, लिखा है ना, गाधी सुनु कह हृदय हसी मुनि हरि हरे सूझ अयमय खार न सुखमय अजन हूँ न बूझ अबूझ। तो इसका दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा। यहाँ विश्वामित्र जी परशुराम की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग कसते हुए और मन ही मन कहते हैं कि परशुराम जी राम और लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं। उन्हें तो चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है, जो लोहे की तलवार को गन्ने की खाड़ से तुलना कर रहे हैं। यहाँ आपका ये 9वां क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब हम आते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित पंक्तियों में उपर्युक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। जो आपके पास ये क ख ग घ ये 4 आपके पास पॉइंट दिए हुए हैं, इन चारों पंक्तियों में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आप पहली पंक्ति डालिएगा, बालक बोली बधाओ नहीं तोहीं। इसको आप डालिएगा। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार आती वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये लाइन आप डालिएगा, फिर नीचे लिखिएगा। ये लाइन डालने के बाद डैश दीजिएगा, लिखिएगा उक्त पंक्ति में क वर्ड की एक से अधिक बार, उपर्युक्त पंक्ति में क वर्ड की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। फिर दूसरी लाइन पाइएगा, ये डालिएगा कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। तो जहाँ मैं बताई हूँ सम सरस करके शब्द आएंगे वहाँ कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। तो ये अब इसको डालिएगा ये लाइन, फिर डैश करके लिखिएगा कोटि कुलिस सम वचन में उपमा अलंकार है। कोटि कुलिस सम वचन में उपमा अलंकार है, क्योंकि परशुराम जी के एक एक वचनों को वज्र के समान बताया गया है। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा है आपका तुम तो कालू हाक जनु लावा बार बार मोही
क्या हुआ, लागी बोलावा। तो जहाँ हम बताए थे आपको कि जनु जानो मनु मानव शब्द आएंगे, वहाँ कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो चलिए ये पॉइंट आप डाल लीजिएगा। फिर लिखिएगा काल हाक जनु लावा, पहले ये आप डालिएगा कि काल हाक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है जहाँ जनु जानो मनो मानो, यहाँ जनु, फिर ब्रैकेट में आप वहाँ पे लिखिएगा जनु जानो मनो मानो, ब्रैकेट बंद, उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है। फिर नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, ये जिसको आप बताइएगा उसको सिंगल इन्वर्टेड में ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे करके आप सिंगल करके वो लाइन लिखिएगा। तो जब ये बार बार ये लिखेंगे आप कालू हाक जनु लावा, तो इसको भी सिंगल इन्वर्टेड में कर दीजिएगा। फिर इसको लिखिए बार बार, तो इसको भी सिंगल इन्वर्टेड में कर दीजिएगा। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि बार शब्द की दो बार आवृत्ति हुई पर अर्थ भिन्न भिन्न हैं। ये आप मत लिखिएगा, बस यहाँ लिखिएगा क्योंकि बार शब्द की आवृत्ति यहाँ 2 बार हुई है। अब अगला इसको डालिएगा आप, लखन उतर आहूति सरिस भृगवर कोपु कृषाणु, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघु कुल भानु। तो आपको जैसा बताया था यहाँ की सरिस आने से क्या हो जाएगा, सम सरिस आने से उपमा अलंकार हो जाएगा। तो आप लिखिएगा उत्तर आहूति सरिस डैश करके इस पे में उपमा अलंकार है, जल सम वचन में भी उपमा अलंकार है क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य कर रहे हैं। फिर आप लिखिएगा रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। रघुकुल भानु में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। यहाँ श्री राम को रघुकुल का सूर्य कहा गया है। श्री राम के गुणों की समता सूर्य से की गई है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ जो आपका ये रचना अभिव्यक्ति दिया है 11वां है, आगे भी आपके कुछ ऐसे ही प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, तो इन्हें आपको करना है। मैं आपको बस ये 16वां करवा दे रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो आपको ही बतानी, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन वाला वर्ड नहीं है क्योंकि जितनी चीज़ें हैं वो आप में ही पक्ष विपक्ष की चीज़ें हैं या फिर आपको व्यंग्य चीज़ें बतानी है, कैसा व्यवहार होता है, कैसी विशेषताएं अच्छी मित्र की, तो ये सब जो है आपको बतानी है। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन वाला बन रहा है पॉइंट, तो मैं इसे आपको बता दे रही हूँ, बाकी जो है आपका वो आप खुद से उसे करेंगे। तो 16वां क्वेश्चन है, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो जैसा कि सबको पता है कि अवधी अयोध्या में ज़्यादा बोली जाती है, तो इसका आंसर सिंपल है, फिर भी मैं लिखवा दे रही हूँ। आज अवधी भाषा मुख्यतः अवध में बोली जाती है। यह उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों जैसे, मतलब जो अयोध्या के आसपास या अवध के आसपास का होगा उसके पास ही बोला जाता है। तो क्या लिखेंगे आप आंसर कि आज अवधी भाषा मुख्यतः अवध में बोली जाती है। यह उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों जैसे
गोरखपुर, गोंडा, बलिया, अयोध्या आदि क्षेत्रों में बोली जाती हैं। यहाँ आपका ये ख़त्म होता है इसका क्वेश्चन आंसर। मैं इसका PDF भी आपको भेज दूँगी ताकि जो आपको इसमें परेशानी हो वो आप उस PDF देख के वो सारे क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए।